नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है। प्रदेश है बिहार, जिला है पटना, थाना है फुलवारी शरीफ। 17 दिसंबर 2022 को फुलवारी शरीफ थाना इलाके में एक लावारिस लाश झाड़ियों के भीतर झाड़ियों की पत्तियों से ढकी हुई जब बदबू आने लगी, लोगों ने ट्रैक किया तो उसमें एक नौजवान लड़के की लाश दिखाई दी। नहर के पास जो नहर की पानी की वजह से बड़ी बड़ी झाड़ियां हो जाती हैं, उनके बीच में ये लाश मिली। 3-4 घंटे के प्रयास के बाद स्थानीय लोगों से ये पता लग गया कि ये राकेश कुमार नाम का लड़का है, जिसकी उम्र 19 वर्ष है। उसके घर वाले आ गए, किसी से कोई रंजिश न होने की बात बताई। ये बताया कि वो 4-6 दोस्तों के साथ कभी कभी नहर पर ही गांजा पीने के लिए जाता था। गांजा जो नहर का हाइड्रोलिक है उसी पर बैठ के 4-6 दोस्त गांजा पिया करते थे। गंजेड़ी जिसको स्थानीय भाषा में कहते हैं। बाकी सब ठीक था, लेकिन लड़का गंजेड़ी था। बहरहाल हत्या का कारण और हत्या अभियुक्तों का पता करना एक चैलेंज था पुलिस के लिए। पुलिस ने फिर वही कई टीमें बनाई, इनको इधर भेजा, उनको उधर भेजा, लेकिन स्थानीय स्रोतों से एक बड़ी अहम जानकारी निकल कर आई। जानकारी ये कि 17 दिसंबर से 5 महीने पहले राकेश की सगी मौसी के बेटे सूरज का भी कत्ल हुआ था। उसकी भी उम्र 20-22 साल थी और ऐसे ही उसका भी कत्ल हुआ था। पुलिस के पास एकमात्र यही क्लू था। पुलिस ने राकेश के साथ साथ सूरज के बैकग्राउंड के, उसके एंटीसीडेंट्स के बारे में भी बातचीत शुरू की, पता लगाना शुरू किया। पुलिस के रिकॉर्ड से ये पता लगा कि सूरज की हत्या अवैध संबंधों की वजह से हुई थी। वो एक शादीशुदा लड़की को परेशान किया करता था और लड़की के पिता कन्हई सिंह और उसका भाई उस कत्ल के लिए जिम्मेदार माना गया, सूरज के कत्ल के लिए। वो अभी भी जेल में हैं, आज की तारीख में भी ये दोनों जेल में हैं। फिर इसका कत्ल, जब ये लोग जेल में हैं, अपराधी पकड़ गए, किसी को कोई शक व शुबहा नहीं है, तो फिर राकेश की हत्या कैसे हुई? फिर अचानक विवेचना वहीं आकर थम गई। नंबर खंगाले गए, सीडीआर खंगाले गए, महीनों निकल गया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। पुलिस ने सिर्फ बातचीत के लिए शक के बिना पर सूरज की मां देवमंती को उठवाया, थाने लाया गया, बातचीत शुरू की गई। वही महिलाओं का अपना जो रोना धोना, बार बार बेहोश होकर गिर जाना, ये सब शुरू हुआ। लेकिन उसके इस आचरण से पुलिस की शंका और बलवती हो गई, क्योंकि कोई नेचुरली अगर बेहोश हो जाएगा और कोई ड्रामा करके बेहोश होगा तो पता तो लग ही जाता है, वो भी पुलिस की पारखी निगाहों से। पारखी क्यों हो जाती हैं निगाहें पुलिस की? कि वो हर दिन ऐसे 5, 7, 10 मामले डील करते हैं। बहुत कम बार पुलिस को उसकी निगाहों का धोखा हुआ होगा।
क्योंकि अभ्यस्त हो जाती हैं किसी की 20 साल की, किसी की 25 साल की सेवा के बाद। ये बात अलग है कि किसी स्वार्थ के कारण उस सही बात को या वो जो उनकी पारखी नज़र के सामने आया हो उसको वो इग्नोर कर दिया करें, पर पता जरूर लग जाता है। माँ से फिर सवाल पूछे जाने लगे। सवालों की एक फहरिस्त बनाई गई, 3 अलग अलग टीमें बनाई गईं और इसको खुद सुपरवाइज किया एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने। यह हुआ कि इससे पूछे सेट ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग टीम पूछना शुरू करे। एक तरीका इंटरोगेशन का ये भी होता है कि आप 10-12 घंटे तक सवाल पूछते रहिए, ऊट पटांग भी पूछिए, सही भी पूछिए, रिलेवेंट भी पूछिए, इररिलेवेंट भी पूछिए। एक सीमा के बाद सहन शक्ति झूठ बोलने वाले की बेकार हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब वो ट्रैक पर आने लगता है। देवमंती के साथ भी यही हुआ। थोड़ी देर के बाद उसने बताना शुरू किया। उसने कहा, साहब जब मेरे बेटे सूरज की हत्या हुई तो मैं बहुत परेशान हुई। पुलिस ने जितना इंटरोगेशन किया उसमें मुझे भी बुलाया गया, बात कराई गई, मैंने अपनी सारी शंका का समाधान भी कर दिया और प्राइमा फेसी ये लगने लगा कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ जरूर किया था कि लड़की के पिता और भाई ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। उसके बाद मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरे बेटे की आत्मा मुझ पर आने लगी। अचानक मेरी आवाज़ बदल जाती थी और ऐसा लगता था जैसे सूरज खुद बोल रहा है। मेरी ननद, पति और बाकी लोग इस बात से बहुत परेशान हो गए। उसने ये बताया कि ये कब तक तुम्हारे इसकी आत्मा आती रहेगी, परेशान हो जाओगी, तबीयत खराब हो जाएगी, इसका भी कोई न कोई निवारण करो। देवमंती ने बताया कि उसकी ननद आरा के रहने वाले किसी बड़े तांत्रिक को जानती थी। उन्होंने कहा कि हम तांत्रिक के पास समय लेकर ले चलते हैं, वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। आरा के उस तांत्रिक के पास देवमंती और उसकी ननद यानी लड़के की, सूरज की बुआ, ये वहां पर गए। तांत्रिक का मैं बहुत बार जाने कितनी एपिसोड में उनके दरबार के बारे में, उनके हाव भाव के बारे में, उनके ड्रामा और नौटंकी के बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूं। वैसा ही दरबार उस तांत्रिक का लगा हुआ था। दोनों महिलाएं वहां पहुंची। जब उनकी बारी आई, टोकन लगता था आरा के इस तांत्रिक के यहाँ, तो जब उनकी बारी आई तो उन्होंने बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे की हत्या हो गई थी और उसकी आत्मा मेरे शरीर में घुस जाती है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मैं काम काज कर नहीं पाती उस समय जिस समय ये मेरे शरीर में घुस जाती। तांत्रिक ने फिर वही आंख बंद किया, अपने बाल, अपनी जटाएं आगे पीछे खिसकाईं और हाथ में कोई हवन सामग्री लेके हवन कुंड में फेंका। जाने क्या क्या बुदबुदाया, चिल्लाया, हाथ में छोटा डंडा लेकर आसमान में घुमाया, आंख खोला और बोलने लगा कि देखो, तुम्हारे बेटे सूरज की हत्या में कन्हई सिंह और उनके बेटे के अलावा तुम्हारी सगी बहन का बेटा राकेश भी शामिल है और चूंकि वह तुम्हारे सगी बहन का बेटा है, इसलिए ये आत्मा तुम्हारे शरीर में आती है कि मौसी के लड़के ने क्यों ऐसा किया, मौसी से पूछकर बताओ। और ये आत्मा तब तक आती रहेगी जब तक राकेश की बलि न चढ़ा दी जाए। राकेश जब ऊपर पहुंच जाएगा और सूरज से
हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांग लेगा तो सूरज की आत्मा तुम्हारे शरीर में आना बंद हो जाएगी। अब आप देखिए कि तांत्रिक ने ऐसी बात बता दी और सूरज की माँ देवमंती ने उसका पूरा यकीन कर लिया कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी बात हुई, इसी वजह से वो आ रहा होगा। ऐसे लोगों के यहाँ जब कोई इस तरह से पीड़ित व्यक्ति या भक्त आता है तो ऐसे ओझाओं सोखाओं बाबाओं के जो चिलांटू बाहर बैठे रहते हैं, सेक्रेटरी टाइप के, नाम पता नोट करते हैं, पैसा लेते हैं, टोकन देते हैं। इसी नाम पता पूछने में क्या हो गया था, क्या बात करनी है और किस शंका का निवारण करना है, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अगर आदमी सावधान होकर नहीं गया है तो ये जानकारी कर लेते हैं और उसके पहुंचने के पहले बाबा के पास उसकी पर्ची पहुंच जाती है। ये सामान्य रूप से सभी बाबाओं के साथ है। बहरहाल उनके साथ भी यही हुआ और बाबा ने जब ये बताया कि तुम्हारी बहन का बेटा भी शामिल है, लड़की के माँ बाप और भाई के अलावा, तो उसे फौरन यकीन हो गया कि बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। और जब तक इसकी हत्या नहीं हो जाती, जब तक ये मर नहीं जाता, जब तक ये मेरे बेटे के पास ऊपर पहुंच नहीं जाता, वहां जाकर ये हाथ पैर जोड़ के माफ़ी नहीं मांग लेता, तब तक मेरा बेटा या उसकी आत्मा मेरे शरीर पर आते रहेंगे और हमको तंग करते रहेंगे। महिला वहाँ से उठकर फिर अपने घर, मैंने बताया फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में इसका घर था, वहाँ पहुंचकर इसने सबसे पहले बेटे सूरज के 2 दोस्तों से संपर्क किया, अमन और उमाशंकर उर्फ छोटू। ये दोनों राकेश के दोस्त थे, गांजा पिया करते थे साथ में बैठकर। इन दोनों से कांटेक्ट किया और ये बताया कि तुम्हें राकेश को किसी तरह गांजा पीने के लिए बुलाना है और उसकी हत्या करनी है। दोनों ने इस खतरनाक साजिश में शामिल होने का इकरार कर दिया कि हाँ हम ऐसा कर देंगे और अपनी दिक्कतें बताईं। माँ ने कहा 1.5 लाख रुपए दूंगी, 50,000 अभी ले लो और 1 लाख रुपए काम करके आओगे तब दूंगी। उन दोनों ने अपने 2 और दोस्तों को इकट्ठा किया। ये सभी चारों राकेश को जानते थे। उसी नहर के किनारे हाइड्रोलिक पर शाम को बुलाया गया। सभी ने वहां पर गांजा पिया। थोड़ा बहुत जब गांजे का नशा चढ़ना शुरू हुआ तो इन सभी दोस्तों ने मिलकर चाकुओं से उसे गोद डाला। उसके बाद वहां से सीधे सूरज की माँ के पास गए, देवमंती के पास, और कहा मेरा पैसा तुरंत दे दीजिए, मैंने काम कर लिया है, पता नहीं कब पुलिस कहाँ आ जाए। दमयंती ने भी ईमानदारी से सुपारी के बाकी बचे हुए 1 लाख रुपए इन सबको दे दिया। पुलिस ने फौरन ताबड़तोड़ दबिश दी। उमाशंकर उर्फ छोटू, कन्हैया कुमार, आकाश कुमार और रणधीर कुमार उर्फ गोरकी ये गिरफ्तार हुए। सबसे अलग अलग पूछताछ हुई। सबने बताया कि इस तरह से अमन और उमाशंकर, जिसका नाम छोटू भी था, इनसे सूरज की माँ ने राकेश को मारने के लिए कहा था, एडवांस पैसा ले आया था, बाकी पैसा देने के लिए कहा था। हम लोगों को भी गांजा पीने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है, लिहाजा पहले जब उस 50,000 का बंटवारा हुआ तो उसके बाद पैसा जैसे ख़त्म होने लगा,
हम लोगों ने ही खुद अपनी तरफ से ये कहा कि अब जल्दी बुला के बाकी बचा हुआ काम कर दो ताकि पैसे मिल जाएं। और फिर क्या क्या उस समय बात हुई, अलग अलग सबसे बातचीत करने में सारी बातें जो छोटू और अमन ने बताई थी वो तस्दीक हो गई। इस पूरे प्रकरण में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद हो गईं। आला कत्ल चाकू भी बरामद हो गया। दमयंती से पूछा गया कि आखिर तुमने अमन से ही कैसे पहले संपर्क किया। उसने बताया कि अमन के बारे में मेरा बेटा बताया करता था कि वो पहले जेल जा चुका है। वैसे तो वो एसी का मैकेनिक था, लेकिन पहले भी 2 बार जेल हो आया था। वो जेल से बाहर आया था जमानत पर। डेयरिंग था। मैंने उसे पैसे का जैसे ही लालच दिया, वो फौरन ये काम करने के लिए तैयार हो गया। आरा के चांदी इलाके का रहने वाला तांत्रिक, उसकी भी गिरफ्तारी कुछ दिन में हो गई। सभी 7 लोग जो इसमें शामिल थे सबको जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, तांत्रिकों का समाज पर जो बुरा प्रभाव पड़ा है उसकी जाने कितनी घटनाएं मैं सुना चुका हूं। गिनती नहीं है, इतनी घटनाएं मैंने सुनाई हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा ऐसी हैं जो मेरे सेवा काल में, मेरे करियर के समय घटी थी। समय समय पर मैंने बताया है और तमाम इस प्रकार की घटनाओं में मैंने पुराने एपिसोड्स का भी जिक्र किया है। ऐसे तांत्रिकों के ड्रामे के बारे में, उनके दिखावा के बारे में, उनके मायाजाल के बारे में, सामने वाले के मनोविज्ञान को समझने की उनकी कला के बारे में, ये सब मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। फिर भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब आप सोचिए, इस युग में जब हम इतना आगे निकल गए, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, हम चांद पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मोबाइल का जितना यूज़ हमारे देश में है, किसी और देश में इतना इस्तेमाल नहीं है यूज़र्स की संख्या के हिसाब से। और इस मोबाइल और इंटरनेट ने समाज में तमाम जानकारियां, पहले तो जानकारी का अभाव हुआ करता था, लेकिन तमाम जानकारियां इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चारों तरफ उपलब्ध हैं। फिर भी इस तरह के बाबाओं, ओझाओं, सोखाओं, मौलवियों की दुकानें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं। आज से 20-25 साल पहले बड़े कस्बों में या बड़े गांवों में या गांव में एक आध कोई महिला या पुरुष टोना टुटका का एक्सपर्ट माना जाता था। छोटे मोटे काम के लिए उनसे संपर्क किया जाता था। वो भी अपना अगरबत्ती, धूप और गूगल ये सब जला के कुछ न कुछ इस तरह का ड्रामा करके छोटी मोटी समस्याओं का निराकरण करते थे। शहरों में ये बिल्कुल नहीं थे और ना ही उस समय इनके विज्ञापन अखबारों में और ना ही ट्रेन और बसों में इनके विज्ञापन के स्टिकर छपे हुए मिलते थे 20-25 साल पहले। तब सार्वजनिक शौचालयों में, ट्रेन के शौचालयों में ये विज्ञापन वाले स्टिकर जिसमें बड़े बड़े अक्षर से 2-3 मोबाइल लिखे रहते हैं और जिसमें नीचे ये भी लिखा रहता है तत्काल संपर्क करें सभी समस्याओं के समाधान के लिए। कहीं कहीं स्पेसिफिक समस्याएं जो ज़्यादातर समाज में प्रचलित हैं, लड़का लड़की भाग गए, लड़की से लड़के की दूरी बनवानी है, एक लड़की को दूसरे लड़के के पास भिजवाना है, इसी तरह की भांति भांति की जो समस्याएं हैं, स्पेसिफिक रूप से कभी कभी किसी किसी विज्ञापन में इसका भी
जिक्र होता, तब इसका जिक्र नहीं था। 25 साल पहले, 20-25 साल पहले, जो आज की तारीख में है। शहरों में तो कतई इस तरह के कोई विज्ञापन कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा भीड़ मेट्रो सिटीज़ में मिलेगी, जहां यह माना जाता है कि पढ़े लिखों की संख्या सबसे ज़्यादा रहती है। आप दिल्ली या किसी मेट्रो सिटी के किसी अखबार को उठाकर देख लीजिए, आपको 10-15 विज्ञापन मिल ही जाएंगे। फलां से छुटकारा पाने के लिए, ठिकाना से छुटकारा पाने के लिए, जादू टोना से मुक्त होने के लिए, दुनिया भर की बातें। इस नंबर पर तत्काल संपर्क करें। अच्छा, एक नया ट्रेंड भी आ गया है जो मैंने जिक्र किया था। यह है एपिसोड 673 में, उसी घटना से संबंधित था। ट्रेंड यह है कि विज्ञापन में ही लिखा होगा कि आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। आपको बाबा के पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर खुद नहीं आना चाहते हैं तो फोटो अपनी भेज दीजिए, और जो आपका टारगेट है, जिसका या तो नुकसान करना है या उससे आपका कोई फ़ायदा है, कहीं रुपया पैसा फंसा हुआ है, उसका फ़ोटो भेज दीजिए। सारी डिटेल भेज दीजिए। यूपीआई से पैसे का या फीस का पेमेंट कर दीजिए। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपने मान लिया उनकी निर्धारित फीस 10,000 रुपये उनको यूपीआई से ट्रांसफ़र कर दी। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी पूजा कल शाम से शुरू होगी, परसों सवेरे तक होगी। को 4-5 दिन की बात बताएं कि आपकी समस्या गंभीर है, इसलिए आज शाम से शुरू करूँगा, पूरी रात करूँगा, कल पूरा दिन करूँगा, कल पूरी रात करूँगा, परसों सवेरे 8 बजे ये पूजा खत्म होगी। ऐसे बता देंगे, और जैसे ही हमारी पूजा खत्म होगी तुम्हारी समस्या का निराकरण हो चुका होगा। मान लिया उस दिन के बाद भी आपकी समस्या जस की तस बनी हुई है। आपने फिर फ़ोन किया कि बाबा जी, पूजा तो कल ही सवेरे 8 बजे ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये समस्या अभी तक बनी हुई है। तो फ़ौरन उनके पास रेडीमेड 4-6 बहाने हैं। वो पूछेंगे कि इस पूजा के समय में जो मैंने बताया, तुमने प्याज लहसुन तो नहीं खा लिया? बिल्कुल खा लिया होगा, तभी ये पूजा बेअसर हो गई। फिर पूछेंगे, तुमने इस बीच में मीट तो नहीं खा लिया, दारू तो नहीं पी ली, मजार के पास या मजार के ऊपर गलती से कहीं पेशाब तो नहीं कर दिया, पीपल के नीचे कहीं आपने पेशाब तो नहीं कर दिया? इस तरह के वाहियात 4-6 सवाल ऐसे, जिसका उससे कोई रिलेवेंस, उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आदमी के मन में एक शंका पैदा करने के लिए। तो अगर उसने ऐसा कुछ किया होगा, उनका बाबा जी हो सकता है गलती से हो गया हो, उन्होंने कहा सारी पूजा निष्क्रिय हो गई, निष्फल हो गई, खत्म हो गई, और ये उल्टी भी पड़ सकती है क्योंकि गलती आपने की है। लिहाजा फिर इतने पैसे उसी व्हाट्सएप नंबर से उसी अकाउंट में डाल दीजिए। लेकिन अब की बार ध्यान रहे, ऐसी कोई गलती ना आप करेंगे ना आपका परिवार करेगा। अच्छा, अगर ये देख लेंगे कि मोटा मुर्गा है और इसने बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, पैसा फिर से दे दिया, तो दायरा बढ़ा देंगे कि ना आप खाएंगे, ना आपके बच्चे खाएंगे, ना आपकी माँ खाएंगी, ना आपके पिताजी खाएंगे, आपका कोई भाई है तो वो भी नहीं खाएगा, ताकि इसका उल्लंघन हर हाल में हो जाए। फिर आपसे 2 गुना 3 गुना पैसा वो वापस कर लेंगे, वसूल लेंगे। मैंने ऐसे कई विज्ञापन इकट्ठा करके बड़ी मुश्किल से एपिसोड 673 में कम्युनिटी में डाले थे। भांति भांति के विज्ञापन, किस चीज़ से छुटकारा 2 मिनट में, 5 मिनट में, तुरंत संपर्क करें, बाबा जी सर्वथा उपलब्ध, सर्व चमत्कारी बाबा। इस तरह के आपको विज्ञापन सब जगह मिलेंगे। शौचालयों में ज़रूर मिलेंगे, ट्रेन के डिब्बों में ऊपर चिपके हुए ज़रूर मिलेंगे, सरकारी बसों में ज़रूर मिलेंगे, सड़क के किनारे बड़े होर्डिंग में नीचे खंभे पर चिपके हुए ज़रूर मिलेंगे। आते जाते आपकी नज़र पड़ जाए ऐसी जगह पर इस तरह के विज्ञापन मिलेंगे। वो कलेक्ट करके मैंने कम्युनिटी में डाला था। मैं आज फिर इसको कम्युनिटी में डाल रहा हूँ, आप देखिए ज़रा सा।
कि कैसे इनकी दुकानें बढ़ रही हैं, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं ऐसे फर्जी बाबाओं की दुकानें। आप खुद सोचिए कि एक तांत्रिक के कहने पर सगी बहन के इकलौते बेटे की सुपारी देकर हत्या करा दी एक बहन ने, मरवा दिया उसे। इतना विश्वास उस तांत्रिक पर, या यूं कहें कि इतना अंधविश्वास ऐसे फ्रॉड बाबाओं पर कि सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाए। अब ये सोचने वाली बात है कि इतना सब करने के बाद तांत्रिक महोदय जेल भेजे गए। जेल से निकलने का अपना उपाय वो खुद नहीं कर पाए। जेल जाने से बचने का कोई तंत्र मंत्र क्रिया विधि नहीं कर पाए। अगर कोई उनके पास चमत्कार होता तो करते जरूर। आज भी जेल में हैं। ऐसे में आपको मतलब अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाए और दूसरे की समस्या को जड़ से उखाड़ देने का दावा करते रहे। इसी से आप अंदाज लगा लें कि इनमें कितना दम है। देखिए, ये फ्रॉड हैं, ये दुष्ट हैं, ये ठग हैं और इन पर यकीन कभी न करें, बिल्कुल न करें। कितना भी परेशान हो आप, हर परेशानी का हल है। अपने लोगों से, अपने हमदर्दों से डिस्कस करें, हल करने का प्रयास करें, लेकिन इनके चक्कर में न पड़ें। ये आपको अपने जाल में फंसाकर बर्बाद कर देंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। कई महीनों से मैं आपसे लाइव नहीं जुड़ा हूँ। कल मेरी इच्छा है कि मैं बिना किसी किस्से कहानी के रात में 10 बजे से 11 बजे तक आप लोगों के बीच लाइव आऊँ, आपके सवालों का जवाब दूँ, आपकी शंकाओं का समाधान करूँ। अगर कोई इमीडिएट कोई ऐसी अपराध की घटना आ जाती है तो थोड़ी देर के लिए उसको बता दूंगा, लेकिन मैं किस्सा कोई परिवार से काफ़ी दिनों से रूबरू नहीं हुआ हूँ। तो कल मेरी तमन्ना है कि मैं आपसे हमारा आमना सामना हो। आप पिछले कई महीने से जो सवाल बार बार पूछ रहे हैं वो पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे पाऊँ। अच्छा, कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिन लोगों ने भी अभी के 4-5 एपिसोड देखे और सवाल झटक दिए, सवाल दाग दिए, जबकि पुराने एपिसोड्स में उनके सारे सवालों का जवाब रहता है। तो आप भेजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। दूसरी बात, और यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा का मेंस परीक्षा 15 से शुरू हो रही है। आप अगर पिछले कमेंट्स देखेंगे सालों के, तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि साहब यूपीएससी के बारे में, बच्चों के बारे में कुछ टिप्स दे दीजिए, कुछ बता दीजिए। तो देखिए, हमारे दौर के यूपीएससी और आज के दौर के यूपीएससी में बहुत अंतर है। मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात आ रही है कि मेंस के GS4 का जो पेपर होता है उसमें तमाम सिचुएशंस दी जाती हैं कि अगर आप फलां जिले, अगर आप एक ज़िले के एसपी हैं, अगर आप एक ज़िले के डीएम हैं, अगर आप किसी सब डिवीज़न में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, फिर एक समस्या आएगी कि अगर एक विधायक का भाई एक अवैध निर्माण कर रहा है, सूचना आप तक आई है, आपके सीनियर्स ये कहते हैं कि नहीं आप मत बोलिए, बना लेने दीजिए, विधायक का भाई है, तो आपको क्या करना चाहिए। इस तरह की सिचुएशंस के तमाम, जो इथिक्स का पेपर है GS4 का, तमाम सवाल आते हैं। तो मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन जो धरातल पर अपने कैरियर में ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो बेस्ट सॉल्यूशंस हुआ करते थे, 2, 4, 6 ऐसे जनरलाइज्ड सिचुएशंस जो पिछले 10 सालों में दी गई हैं, मैं सोच रहा हूँ एक एपिसोड में वो आप लोगों के सामने रखूँ।
जो नियमित लोग हैं या जो लोग अपीयर हो रहे हैं या जो जानना चाहते हैं। तो चूंकि ये मेरे फील्ड से संबंधित है, बाकी मैं इतिहास और भूगोल बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता, हिस्ट्री के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो महत्वपूर्ण सवाल आते हैं हर साल, उनके बारे में भी नहीं बता सकता। लेकिन इथिक्स के पेपर में ऐसे ही मेरी निगाह पड़ी, कई सवाल ऐसे हैं जो प्रशासनिक क्षमताओं से संबंधित है, जिसमें यूपीएससी आपको टेस्ट करता है कि आपकी लीनिंग किस तरफ है, आप सही दिशा में सोच रहे हैं या गलत दिशा में सोच रहे हैं। अधिकारी बनकर आप निकलेंगे तो क्या आप राजनीतिक दबाव को मान लेंगे? क्या आपको इस बात का डर लगेगा कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा? तो इस तरह की सिचुएशन, बड़ी लंबी लंबी सिचुएशन पेपर में दी हुई थी। ऐसे ही उत्कंठावश मैंने देखी, तो मुझे लगा कि अगर ये काम का हो तो एक एपिसोड में उस पर करके और डिस्कस करूं। एक और एपिसोड बनाने की इच्छा है। मैंने पिछले 800 एपिसोड में आपको आईपीसी की डिफरेंट सेक्शंस, सीआरपीसी के तमाम प्रोसीजर्स और एविडेंस, खासकर दफ़ा 25 के जो रिकवरी होती है एविडेंस एक्ट के हिसाब से, बहुत ढेर सारी घटनाएं इस संबंध में बताई हैं। एक बिल आया जिसमें ये तीनों दफन कर दिए गए। इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, इन तीनों को चेंज करके एक बिल लाया गया। हालांकि अभी वो लागू नहीं हुआ, वो सेलेक्ट कमेटी को रिफ़र हुआ है। होम की सेलेक्ट कमेटी जब उसको उसमें सुधार के बाद या उसको एज सच ही पास कर देती है, तब ये पास होने के लिए पार्लियामेंट में लाया जाएगा। पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर ये बदल जाएंगे। देखिए, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। पहला, कानून की किताबों से लदी हुई, भरी हुई जो दुकानें हैं, जिसमें 4-4, 6-6 हज़ार कमेंट्स और कमेंट्रीज आईपीसी पर पड़ी हुई हैं, ये एक ही झटके में ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, लॉ के स्टूडेंट्स जो अब पहला बैच शुरू करेंगे, अब वो मेंटली प्रिपेयर किए जाएंगे लॉ के कोर्सेज में, लेकिन जो पहले कर चुके हैं उन्हें उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना लॉ के आज के स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा। 40 साल की प्रैक्टिस वाले वकील साहबान, जिन्हें बहुत देखने की ज़रूरत नहीं है, तीनों कोर्ट की वो जो डेली की बातें हैं वो कोर्ट के सामने खड़े होकर कह लेते हैं। 40 सालों में प्रैक्टिस में बहुत सी चीज़ें वो उनके दिमाग में, उनके जहन में आ गई हैं। इन सब को नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे धारा 302 पुरानी आईपीसी में हत्या की धारा थी, नए कोड में 302 छिनैती की धारा है, क्योंकि पुरानी आईपीसी में चेन स्नैचिंग या पर्स स्नैचिंग जैसा जुर्म नहीं था, न ये डिफाइन था और न ही इसकी कोई सज़ा थी। तो उसको धारा 302 में उसे उसकी सज़ा बताई गई। तमाम ऐसे क्राइम जो उस समय नहीं थे, साइबर क्राइम नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सर्विलांस जिसको कहते हैं वो निगरानी थी, ह्यूमन निगरानी हुआ करती थी, उन सब चीज़ों का समावेश किया गया। पुराने और नए के बीच में तमाम चीज़ें हटा दी गई। आईपीसी में 511 सेक्शंस थे, अभी उन्होंने बताया है कि अब केवल 316 बचे हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें भीतर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई सवाल मेंस में बनता भी है, आता भी है इस बार, तो 250 वर्ड में ही लिखना होगा। तो जो उसकी मूल बातें हैं वो एक एपिसोड में आ जाएंगे। अगर हमारे सुधी श्रोता जिनका इनसे संबंध है ये राजी हों तो एक एपिसोड इस पर भी बनाने की मेरी इच्छा है। जीएस फर्स्ट या सेकंड में इंटरनल सिक्योरिटी के सवाल आते हैं, मैं देख लूँगा अगर पिछले 8-10 सालों में 3-4 सवाल ऐसे कोई आए हैं तो उनके बारे में भी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एज ए फील्ड ऑफिसर, क्योंकि आप जो किताबों में पढ़ेंगे, आप जो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स में पढ़ेंगे, आप जो दूसरे फील्ड के लोग बताएंगे, वो किताबी बातें होंगी। जैसे उसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, सब जगह आपको कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले पहुंचेगा।
धारा 144 अब वो भी चेंज हो गई है सीआरपीसी में, 144 लगाई जाएगी जिसको बाद में कर्फ्यू कहते हैं। लेकिन उस समय कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि सबसे पहले इंटरनेट को बंद करना आवश्यक है। ये पिछले 5 सालों का नया डेवलपमेंट है। अभी नूह में हिंसा हुई, अब तक इंटरनेट बंद है। वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई, इंटरनेट बंद है। तो इस तरह से इंटरनेट बंद करने पर विचार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के थ्रू एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी करेगा और जितने ऑपरेटर्स उस इलाके के हैं वहाँ पर इंटरनेट को बंद करेगा। बहुत से ज़िलों में जहाँ जहाँ इस तरह की कानून व्यवस्था की बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि किताबों में वही ट्रेडिशनल बातें पिछले 20 साल से जो हैं इनको बताया जाएगा, उनको बताया जाएगा, मौके पे जाएंगे, फोर्स की डिमांड करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, रूफ टॉप की ड्यूटीज़ लगाएंगे, अरेस्ट जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी से करेंगे, कर्फ्यू लगाएंगे लेकिन समय समय पर लोगों को दिक्कत ना हो उसमें ढील दी जाती है। इस तरह की जो पुरानी बातें हैं, इसमें नई बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो इनको भी 1-2 लाइन, क्योंकि बहुत स्कोप नहीं है, या तो 150 वर्ड का लिखना है या 250 वर्ड का लिखना है, तो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे हमारे जो इसी साल मेंस में अपीयर हो रहे हैं, हमारे किस्सा गोई परिवार के बच्चे, या अगले साल या उसके अगले साल उनके अंदर उत्कंठा है कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में अपीयर होंगे, तो कमेंट में आप भेज दीजिएगा। 2, 4, 6 लोगों के लिए बाकी लोगों को ये उबाऊ लेक्चर बताना या किस्सा गोई में इसको डालना मुझे नहीं लगता कि बहुत उचित होगा। लेकिन अगर ज़्यादा लोगों को इसकी ज़रूरत है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आशा है आप लोग कमेंट के माध्यम से इन बातों को बताइएगा। जो लोग इस साल यूपीएससी मेंस में, सिविल सर्विसेज मेंस में अपीयर हो रहे हैं, मैं उनके लिए ऐसा कह रहा हूँ। और कल मैं लाइव करना चाहता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन। बहुत हो गया, बहुत दिन से, अब तो 850 एपिसोड हो गए क्राइम के, प्योर क्राइम के। तो इसलिए अपने परिवार से थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। नए लोग बहुत से जुड़ गए हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, क्या उनके अंदर भ्रम है, क्या भ्रांतियाँ हैं, मैं एक एक करके सबके जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।